आज सुनंदा जी को अपने दोनों बेटों की बहुत याद आ रही थी। उनका मन अपने बेटों से बात करने को बेचैन सा रहता था, लेकिन उनके दोनों बेटे सौरभ और मुकुल ने तो गांव क्या छोड़ा था, अपने माता पिता को ही भुला दिया था। सौरभ और मुकुल अपने गांव से दूर शहर में जाकर बस गए थे, जबकि देव अपने माता पिता और एक बहन के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में रहते थे। सौरभ अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन भगवान ने उसे ऐसी विशाल शक्ति दी, उसके आगे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा मुकुल भी 12वीं पास करके उसी के साथ शहर चला आया। देव पढ़ने में कमजोर था, तो वह गांव में ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम संभालता था। सौरभ ने कुछ दिन ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियों को सीख गया और फिर उसने भी एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बना लिया। किस्मत ऐसी चमकी कि जल्दी ही वह क्लास 1 ठेकेदार बन गया। मुकुल पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने शहर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसका यह काम भी चल निकला। सर्वे ऑफ इंडिया के किसी बड़े अफसर के बच्चों को भी वह ट्यूशन पढ़ाता था, तो साहब से जान पहचान हो गई। तब पढ़े लिखे की कद्र होती थी, सरकारी नौकरी भी लग ही जाती थी। एक दिन साहब ने पूछा, मुकुल बेटा नौकरी करोगे? मुकुल की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने भी झटपट हाँ कर दी। अगले ही रोज से वह सर्वे ऑफ इंडिया में लेखा लिपिक के पद पर काम करने लगा। सौरभ को बिजली विभाग में दूर दराज के बड़े बड़े काम के ठेके भी मिलने लगे। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तरक्की पाकर सौरभ के तो जैसे हाव भाव ही बदल गए। कभी कभार वह गांव में पिताजी के लिए भी थोड़े बहुत रुपए पैसे भेज देता था। मुकुल की भी ट्यूशन के साथ साथ नौकरी लगने से आमदनी में इजाफा हो गया। दोनों लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा देख सौरभ के पिता रामलाल ने बड़े बेटे के लिए शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई, जन्म कुंडली मिलाई गई, तो पंडित जी बोले, नारायण हरि, सारे गुण मिल रहे हैं यजमान। बस अब तो चट मंगनी फट ब्याह की कर दो लड़के का। सौरभ की उम्र भी शादी के लिए उपयुक्त थी। फिर रामलाल को 2 छोटे लड़कों और सबसे छोटी बिटिया की भी शादी की चिंता थी, इसलिए उसने बेटे देव से सौरभ को चिट्ठी लिखवाकर उसके लिए रिश्ते की बात तय करने की सूचना भेज दी। सौरभ तो अब शहर के रंग ढंग में रच बस गया था। उसे गांव की रिश्ते नातेदारी अपने स्तर से छोटी लगने लगी। उसने अपने यार दोस्तों और साथी ठेकेदारों में अपनी छवि पैदाइशी अमीरों जैसी बताई हुई थी। इसलिए पिता का पत्र पाकर वह इस बात पर नाराज हो गया कि बिना उसे बताए हुए आखिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने की पिताजी की हिम्मत कैसे हो गई। लौटती डाक से ही उसने पिताजी को कड़े शब्दों में पत्र लिख कर भेजा कि उसे गांव से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। भविष्य में उसे बिना पूछे इस तरह की गुस्ताखी हरगिज ना करने की सख्त चेतावनी भी पत्र में लिखी थी। 1 सप्ताह बाद बेटे का पत्र मिला तो रामलाल बहुत खुश हुआ। अनपढ़ रामलाल पत्र लेकर घर पहुंचा और उसने देव को पत्र पढ़ने को कहा। सौरभ की पत्र मिलने की बात सुनकर माँ सुनंदा देवी और बहन बबीता बहुत खुश हुए। देव ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया
तो किसी को भी सौरभ द्वारा चिट्ठी में लिखी गई बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रामलाल ने पत्र में लिखी बातें सुनकर माथा पकड़ लिया। माँ ने देव से चिट्ठी दोबारा पढ़ने को कहा। उसे विश्वास था कि देव से चिट्ठी पढ़ने में कोई गलती हो रही होगी, लेकिन दोबारा भी चिट्ठी में लिखे शब्दों का हूबहू उच्चारण सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सौरभ की मति को अचानक क्या हो गया है। क्या अब उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? सप्ताह ऐसे ही बीत गया। आखिर माँ का मन ना माना। उसने सौरभ के पिता से कहा, क्यों जी, एक बात कहूँ? रामलाल बोला, हाँ हाँ कहो। सुनंदा बोली, तुम एक बार सौरभ को मनाने उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? रामलाल बोला, हाँ सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन जेब थोड़ी तंग है। तेरे कहने पर गांठ का पैसा होने वाली बहू के लिए गुलबंद पर लगा दिया। अब तो सौरभ से खर्चे की उम्मीद भी नहीं है। 2-4 दिन रुक कर देखता हूँ, क्या पता मुकुल का ही मनी ऑर्डर आ जाए। यह सुनकर नन्ही बरखा बोली, पिताजी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप उनको लेकर बड़े भाई से मिलने शहर चले जाओ। बरखा की बात सुनकर देव बोला, चल पगली, शहर जाने के लिए पैसे की नहीं रुपयों की जरूरत होती है। बरखा बोली, मेरे पास पूरे 200 रुपये गुल्लक में होंगे। पिताजी तुम चाहो तो इस गुल्लक को तोड़कर देख लो। बरखा की बात सुनकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी बोले, रहने दे बेटी, उस मतलबी बेटे के लिए मुझे बेटी का कर्जदार नहीं बनना है। यह सुनकर माँ बोली, बाद में वापस दे देना बरखा के पैसे, घर की ही तो बात है। ऐसी मुसीबत में दिमाग में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरे पास भी 101 रुपये रखे हैं। मेरी मानो तो तुम कल सुबह की गाड़ी से देहरादून निकल जाओ। रामलाल बोला, तुम लोग नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं कल सुबह शहर चला जाता हूँ। बरखा ने झटपट रामलाल के जरूरी कपड़े और सामान एक थैले में डाला। दोनों बच्चों के लिए घर की खाने पीने की जरूरी चीज़ें भी दूसरे थैले में पैक कर दी गईं। रामलाल को रात भर नींद न आई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया और सुबह की बस से सौरभ से मिलने वह शहर की ओर निकल पड़ा। सौरभ ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि उनका परिवार तो अंग्रेजों के समय से ही गांव में मालदार है। गांव में आज भी उनके नौकर चाकर और हलवाहे घर और खेती बाड़ी का काम करते हैं। मुकुल को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बता दिया करो, लेकिन सौरभ नहीं जानता था कि इंसान की जब पोल खुलती है तो उस पर से लोगों का विश्वास उठने में एक क्षण भी नहीं लगता। शाम का समय था। रामलाल सौरभ के पत्रों में लिखे गए पते को पूछते पूछते उसके दफ्तर पहुंच गया। उस समय सौरभ किसी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर से बाहर गया हुआ था। सौरभ के दफ्तर के बाहर गेट पर एक वर्दीधारी आदमी बैठा था। बूढ़े रामलाल ने उससे पूछा, सौरभ यहीं रहता है? बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी आदमी बोला, आप कौन हैं? साहब को कैसे जानते हैं? बूढ़ा बोला, मैं उसका बाप हूँ। कहाँ है वह? दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी बूढ़े को गौर से देखते हुए बोला, साहब तो किसी मीटिंग में गए हैं, मैं अभी फ़ोन से उनसे बात करके आपके आने की बात बताता हूँ। रामलाल की समझ में ये सब बातें नहीं आ रही थी। उसने हिचकते हुए उस वर्दीधारी से पूछा, मुकुल तो होगा घर पर, उसे कहो गांव से तुम्हारे पिताजी आए हैं। बूढ़े की बात सुनकर वर्दीधारी व्यक्ति बोला, अरे बाबूजी, ये घर नहीं, साहब का दफ्तर है। साहब जी और उनके छोटे भाई तो पीछे कोठी में रहते हैं। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
नहीं साहब, मैं खुद चले जाऊंगा, मुझे रास्ता बता दो। अपने को साहब का पिता बताने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं को साहब कहे जाने पर गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति उसके साहब का पिता है। रामलाल ने अपना थैला उठाया और गार्ड के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। गार्ड ने बूढ़े के हाथ से थैला लिया और बूढ़े के साथ कोठी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों कोठी पर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो कमरे से मुकुल निकल कर आया। अचानक पिताजी को दरवाजे पर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पिताजी के पैर छुए और गार्ड को बैग अंदर ले चलने को कहा। कोठी के अंदर पहुंचते ही रामलाल की आंखें चौंधिया सी गईं। इतना साफ सुथरा घर उसने जीवन में पहली बार देखा था। गार्ड ने मुकुल से पूछा, साहब जी, क्या बड़े साहब को फोन करके बुला लूं? मुकुल ने उसे तुरंत दफ्तर पहुंचने को कहा। पिताजी को चाय पानी देकर बोला, पिताजी आप अचानक यहाँ कैसे? बूढ़े रामलाल ने डरते डरते बेटे को सारी बात बताई। मुकुल ने बड़े भाई के मामले में हस्तक्षेप करना उचित न समझा। फिर भी पिता को सांत्वना देते हुए वह बोला, शाम को बड़े भाई साहब से बात करके देख लेना, तब तक आप आराम करो। रामलाल की हर एक वस्तु को बड़े गौर से देखता और फिर उसके बारे में छोटे बच्चों जैसी जिज्ञासा भाव से मुकुल को पूछता, बेटा यह तो बहुत महंगा होगा। मुकुल हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कोई खास महंगा भी नहीं है। शाम के करीब 7 बज चुके थे। गार्ड ने गेट से घंटी बजाई तो मुकुल गेट पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे बूढ़ा रामलाल भी पहुंच गया। गार्ड ने ऑफिस की चाबी मुकुल को पकड़ाते हुए बताया कि साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि रात 9 बजे तक घर आएंगे। मुझे ऑफिस बंद करने को कहकर फोन काट दिया। शायद साहब मीटिंग में बिजी होंगे। बूढ़े और मुकुल को राम राम कहकर गार्ड अपने घर की ओर निकल गया। रामलाल ने मुकुल से पूछा, क्या बात है, सौरभ देर से क्यों आएगा? मुकुल ने बताया, कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा, तभी भाई साहब देरी से आते हैं। इसके बाद मुकुल शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। बूढ़े रामलाल ने अपने थैले से माँ के हाथ से बने पकवान मुकुल को पकड़ाते हुए कहा, तेरी माँ ने ये कुछ मालपुए बनाकर दिए हैं, कह रही थी सौरभ और मुकुल को बहुत पसंद है। मुकुल ने अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहा, ओहो पिताजी, इस सब की क्या जरूरत थी? खामख्वाह गांव से इतना बोझ ढोकर यहाँ तक लाए। रामलाल को मुकुल की यह बात बहुत बुरी लगी। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे गांव से मुकुल का दूर दूर तक कभी नाता ही न रहा हो। रामलाल बोले, बेटा बेटा मैंने तो मना कर रहा था, लेकिन तेरी माँ की जिद थी। मेरे बच्चों को बचपन से ऐसी चीजें बहुत पसंद है। अब शहर में रह रहे हैं तो वहाँ भला कौन ये सब चीजें उनके लिए बनाएगा? यह कहकर बूढ़ा बरामदे में चला आया। बड़ी देर से बूढ़े रामलाल बीड़ी नहीं पी थी, इसलिए उसने अपने जेब से गोल्डन 25 बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली और वहीं मूड़े पर बैठकर वह बीड़ी पीने लगा। बीड़ी के धुएं की गंध जैसे ही मुकुल के नाक तक पहुंची, वह भागते हुए बरामदे में आया। उसने बूढ़े से कहा, पिताजी, ये बीड़ी पीने की गंदी लत आपकी अभी तक गई नहीं। चलो अंदर चलो, किसी ने देख लिया तो कहेगा ना जाने किस लेबर को आज कोठी में ठहराया हुआ है। मुकुल की बात सुनकर बूढ़े से रहा ना गया। वह बोला, क्या हुआ, लेबर कह देगा तो इससे मेरी शान ना घटेगी। मुकुल बेटा, मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी करके ही तो तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम लोग 2 पैसा क्या कमाने लगे हो कि तुम्हें अपने इस बूढ़े बाप की यह आदतें गंदी लगने लगी हैं। यह कहकर बूढ़ा एक बार फिर कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचते ही मुकुल ने पिता को महंगी सिगरेट की एक डिबिया और एस्ट्रे पकड़ाते हुए कहा,
पिताजी आप व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। ये लीजिए, आप सिगरेट पीजिए। ये बीड़ी आजकल लेबर लोग ही पीते हैं। आपको अगर बीड़ी पीनी है तो इम्तिनान से यहीं बैठकर पियो। अभी थोड़ी देर में बड़े भाई साहब आ जाएंगे। यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। रामलाल ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अच्छा तो तू मुझे सौरभ ठेकेदार का धौंस दिखा रहा है। देख मुकुल बेटा, बाप हूँ मैं तुम्हारा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ओछापन मैं सब समझ रहा हूँ। गांव देहात का आदमी कौन सिगरेट पीता है? अरे तुम्हें पता है कि ये बूढ़ा अब इस लत को मारते दम ही छोड़ पाएगा। फिर भी वही रोक टोक, इससे अच्छा तो अपना गांव ही है। मुकुल को अब अपनी बातों पर लज्जा सी आ गई। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि गांव में माताजी और बबीता और बड़े भैया कैसे हैं? बूढ़े ने मुकुल की बातों को अनसुना करके वह बाथरूम की ओर चला गया। मुकुल शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर बाद रामलाल बाथरूम से निवृत्त होकर किचन में चला आया। उसने मुकुल से पूछा, इस घर में तुम्हारा मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। मुकुल बोला, उधर है पिताजी, सामने पर्दा हटाइए, मंदिर सामने ही दिख जाएगा। रामलाल ने पर्दा हटाकर देखा तो घर के बाहर रोड के उस पार बहुत विशाल मंदिर दिख रहा था। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? मुकुल बोला, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं, इतना समय भी तो नहीं मिलता। रामलाल बोला, तभी तुम दोनों की मति मारी जा रही है। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह नरक समान होता है। ला मुझे एक लोटे में पानी दे, मैं यहीं बैठकर पूजा कर लेता हूँ। पिताजी, लोटा तो नहीं है, यहाँ तो जग या कांच के गिलास से पानी पीते हैं। लीजिए, यह कांच का गिलास ही ले लीजिए। मुकुल बोला। रामलाल वहीं बैठकर संध्या पूजन करने लगा। जैसे ही संध्या पूजन से निवृत्त हुए, उनकी नज़र मुकुल के पैरों में पहनी चमड़े की चप्पलों पर पड़ी। रामलाल के मुख से निकल पड़ा, थू थू थू, हे भगवान, इन लोगों ने तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। रसोई घर में चमड़े की चप्पल पहनकर खाना पका रहा है। देख बेटा, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, अनजाने में चाय पी गया, हे भगवान मुझे माफ करना। मुकुल यह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा था कि पिताजी को अच्छा लंच करवाएगा, लेकिन मन में सोची हुई उसकी बात मन में ही रह गई। उसने फटाफट चप्पल उतारे और किचन में झाड़ू पोंछा लगाकर पिताजी को कहा, पिताजी, मैंने किचन को साफ कर दिया है, दोबारा से आटा गूंथकर आपके लिए अलग से रोटी सब्जी की व्यवस्था की है, चाहो तो आप आकर देख लो। रामलाल ने मुकुल से कहा, ठीक है, मैंने देख लिया है। अरे प्रदेश में क्या आ गए कि तुम लोग अपने नियम धर्म ही भूल गए। तुम लोगों ने कभी अपनी माँ को चूल्हे पर चप्पल पहनकर खाना बनाते देखा है? जो इंसान अपनी मर्यादा को भूल जाता है वह अधर्मी हो जाता है। अपने धर्म के संस्कारों में रहना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। बूढ़े के उपदेश सुनकर मुकुल वापस किचन में चला गया। उसने पिताजी के लिए दोबारा भोजन तैयार किया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन सौरभ अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो बूढ़े ने किचन में जाकर मुकुल से पूछा, ये सौरभ अभी तक नहीं आया क्या? रोज इतनी देर से ही घर आता है। मुकुल ने बताया कि भाई साहब तो कभी कभी रात के 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, कभी ज़्यादा देर हो जाती है तो ऑफिस में भी रुक जाते हैं। रामलाल ने कहा, अच्छा, तो उसने दारू पीनी भी शुरू कर दी है। मुकुल अब सतर्क हो चुका था, इसलिए उसने पिताजी की बात का जवाब न देकर उनसे पूछा, आप सुबह से भूखे प्यासे हैं, इसलिए आप खाना खा लो। बूढ़े ने जवाब दिया, सोचा था बहुत दिनों बाद बेटों से
मुलाकात हो रही है, बैठकर एक साथ भोजन करेंगे, लेकिन उसे अपने बाप से मिलने की भी फुर्सत कहाँ है। ऐसा कर मेरे लिए यहीं रसोई में ही कोई चटाई बिछा दे, यहीं बैठकर मैं गर्मा गर्म 2 फुलके खा लूँगा। मुकुल ने कहा ठीक है कहकर तुरंत वहीं पर पिताजी के लिए चटाई बिछा दी और अपने हाथों से पिताजी को गर्मा गर्म भोजन परोसा। खाना खाते खाते रामलाल बोले, खाना तो अब बहुत अच्छा बना लेते हो मुकुल, दूर रहकर चलो ये तो सीखा तुमने। मुकुल बोला, हाँ काम चलाने लायक बना ही लेता हूँ पिताजी। भोजन करने के बाद रामलाल ने बैठक में जाकर एक बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीकर फिर बरामदे में टहलने लगा। इस बीच सौरभ का फोन आया कि उसे आज मीटिंग में देर हो जाएगी, इसलिए वह भोजन कर ले। मुकुल ने सौरभ को पिताजी के आने की सूचना दी तो सौरभ ने गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। मुकुल ने 10 बजे तक सौरभ का इंतज़ार किया और उसके बाद उसने सौरभ का भोजन पैक करके टिफ़िन में रख दिया और खुद भी भोजन कर लिया। रामलाल ने मुकुल से पूछा, क्या बात है सौरभ अभी तक क्यों नहीं आया? क्या आज वह रात भर काम पर ही रहेगा? मुकुल बोला, शायद आज कुछ ज़्यादा ही काम होगा भाई साहब को। रामलाल ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। तू खाना खा और हाँ मैं सो रहा हूँ, आज वैसे ही सोने में देर हो चुकी है। गांव में तो 8 बजे खाना खाकर इस समय में 4 नींद सो जाता था। मुकुल ने पिताजी का बिस्तर तैयार कर दिया। रामलाल सुबह से थका हुआ था, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गई। मुकुल ने भोजन करने के बाद घर का काम समेटा और फिर वह भोजन का टिफ़िन लेकर सौरभ के दफ्तर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए घर का गेट खोला, रामलाल की आंख खुल गई। वह बोला, कहाँ जा रहे हो मुकुल? क्या सौरभ आ गया? मुकुल बोला, जी नहीं पिताजी, भाई साहब का फ़ोन आया था, शायद उन्हें देर हो जाएगी दफ्तर में, इसलिए उनका खाना वहीं पहुंचा कर आता हूं। आप आराम करो, मैं 10 मिनट में आया। रामलाल बोला, ऐसा भी क्या काम उसके पास जो वह खुद आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? 2 मिनट रुक, मैं अपनी धोती पहन लूं, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगा। वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं भी उस साहब से मिलने आता हूँ जहाँ 400 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ, एक फलांग और सही। यह कहकर बूढ़े ने अपनी धोती कुर्ता पहना और हाथ में लाठी पकड़कर वह मुकुल के साथ चलने को तैयार हो गया। मुकुल ने समझाना चाहा कि इतनी रात में आप वहाँ कहाँ जाओगे, भाई साहब से सुबह मुलाकात कर लेना, लेकिन बूढ़े बाप ने जिद ठान ली कि मैं अभी सौरभ से मिलूँगा। मुकुल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भाई साहब इस समय होश में ना होंगे, मुझे तो बुरा भला कहेंगे ही, लेकिन अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुकुल के सामने आगे कुआं, पीछे खाई जैसी स्थिति थी। आखिर उसने घर से बाहर कदम निकाल ही लिए। रामलाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर धीरे से पिताजी से कहा, पिताजी आप भाई साहब से कुछ ना कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अच्छे आदमियों को इन शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथों में है। रामलाल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुकुल उसे यह सब क्यों कह रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर इनका बाप ना होकर कोई बाहरी व्यक्ति हूँ? मुकुल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से सौरभ ठेकेदार ने दरवाजा खोला और मुकुल के पीछे खड़े रामलाल को देखते ही वह बोला, आप कौन हैं? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या
कर रहे हैं। मुकुल ने खाने का टिफिन सौरभ को पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब क्या कह रहे हो? अरे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं आपको। सौरभ बोला, पिताजी? अरे किसके पिताजी? हमारे पिताजी इस समय गांव में अपने महल में सो रहे होंगे। लगता है पी मैंने है और असर तुझे हो गया है। मुकुल मेरे भाई। सौरभ को इस स्थिति में देखकर बूढ़े का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बूढ़े ने अपनी लाठी फटकारते हुए कहा, अरे निर्लज, शराब के नशे में अपने बूढ़े बाप को भी नहीं पहचान रहा है। बूढ़े की कड़कती आवाज़ सुनकर 2 अन्य नौजवान भी सौरभ के दफ्तर के बाहर दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने सौरभ के हाथ से टिफिन लिया और सौरभ से बूढ़े का परिचय जानने के लिए पूछा, कौन है ये बूढ़ा? रात में यहाँ क्यों ठेकेदार साहब को परेशान कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर रामलाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बोला, क्या बात करने की तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुम्हें कहूँ भी तो किस मुंह से? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें? सौरभ ने अपने यार दोस्तों से अपनी घर की स्थिति ठाट बाट वाली बताई हुई थी। बूढ़े की बात सुनकर दोनों युवकों ने समझा, शायद वह व्यक्ति सौरभ के साथ काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने सौरभ को कहा, सर इसका जो भी हिसाब है इसे देकर चलता करो। खामाख्वा पार्टी का मजा किरकिरा कर रहा है। यह सुनकर सौरभ बोला, अरे इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ना जाने माता जी ने इनको यहाँ क्यों भेज दिया। पहले गांव में परेशान करता था, अब यहाँ भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा है। रामलाल ने इतना सुना तो वह गुस्से में तमतमा उठा। बोला, होश में रह नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 2 पैसे क्या कमाने लगा कि अपनी औकात ही भूल गया। सौरभ से अब रहा ना गया। वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आया। अपने हाथ में 100 रुपये की 2 गड्डियां लेकर उसने मुकुल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो 20,000 और दफा कर इनको मेरे सामने से। यह कहते हुए उसने अपने दोस्तों को अंदर चलने को कहा और फिर दफ्तर का दरवाजा बंद करने लगा। रामलाल ने उसका गिरेबान पकड़ कर कहा, थू है तेरे इन कागज के टुकड़ों पर, तू बड़ा आदमी बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद ना मैं तेरा बाप और ना तू मेरा बेटा। मुकुल के हाथ से रुपयों की गड्डी छीनते हुए उसने सौरभ के चेहरे पर दे मारी। इसके बाद वहां से रामलाल सीधे कमरे की ओर निकल गया। मुकुल भी पिता के पीछे पीछे घर की ओर चला आया। घर पहुंचते ही बूढ़े ने मुकुल से कहा, मेरा थैला दे। मुकुल बेटा, अब मैं एक पल भी इस नरक में नहीं रह सकता। मुकुल ने पिता को हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी मैंने आपको पहले ही वहां चलने के लिए मना किया था। भाई साहब का ऊंची सोसाइटी के लोगों के साथ रोज का ही उठना बैठना है। अक्सर वे जब भी ज्यादा पी लेते हैं अपने दफ्तर में ही सो जाते हैं। उन्होंने आपसे जो भी कहा वह बहुत गलत था, पर शराब और पैसा चीज ही ऐसी है जो मान मर्यादा न देखकर स्टेटस देखते हैं। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, इसलिए मेरे कमरे से आधी रात में लौटकर ना जाइए। सुबह होते ही मैं आपको गांव की बस में बिठा दूंगा। रात बहुत हो चुकी थी। रामलाल को अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था कि आखिर वह यहाँ आया ही क्यों। उसकी इच्छा गांव से शादी करने की नहीं थी तो ना सही, कम से कम बाप बेटे का रिश्ता तो बना रहता। मुकुल के बार बार समझाने पर भी उसकी हट के कारण बात और अधिक बिगड़ गई। अब घर जाकर घरवाली को क्या जवाब दूंगा, अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा। बबीता कितनी खुश थी। मैंने घर से यहाँ आते समय यह सोच सोच कर बूढ़ा
मुकुल के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुकुल का मन भी इस घटना से बहुत घिन हुआ। वह सोच रहा था कि पहली बार पिताजी घर से हमारे पास यहाँ आए हैं और उनके साथ जो सलूक हुआ वह बहुत बुरा हुआ, पर मैंने तो इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरी इस घर में मानता कौन है। फिर उसने पिताजी को समझाया, आप तो जानते हैं शराब पीकर आदमी अपना विवेक खो देता है। देखना सुबह भाई साहब खुद आपसे माफ़ी मांगने घर पहुंच जाएंगे। रामलाल बोला, आज से उसका और मेरा नाता खत्म हो गया है। तू कहता है तो मैं रात में यहाँ रुक जाता हूँ, पर सुबह 6 बजे की बस में मुझे बैठाकर आ जाना। मुकुल ने सोचा, चलो अभी तो पिताजी मान गए, सुबह तक क्या पता गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर सामान्य बातचीत होने के बाद दोनों एक ही कमरे में सो गए। रामलाल रात भर करवटें ही बदलता रहा। उसे अपने गांव की वर्षों पुरानी निवाड़ की खटिया में जैसी नींद आती थी, वह इस महंगे बिस्तर पर नहीं आई। सुबह 5 बजे किसी ने गेट खटखटाया तो मुकुल की नींद खुली। उसने जाकर गेट खोला तो देखा सौरभ गेट पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। सौरभ सीधे दूसरे कमरे में चला गया, जबकि मुकुल किचन में जाकर तीनों के लिए चाय बनाने लगा। रामलाल की नींद तो पहले से ही खुली थी। वह उठकर टॉयलेट गया और उसके पश्चात स्नान करने लगा। मुकुल ने जाकर सौरभ को चाय दी। सौरभ ने मुकुल से कहा, मुकुल भाई, कल मैंने शराब के नशे में पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करना भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी से किस मुंह से बात करूं। मुकुल ने भी सौरभ की ही गलती मानते हुए कहा, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। जब आपको गार्ड ने और मैंने पिताजी के आने की सूचना दे दी थी तो क्या जरूरत थी कल इतनी शराब पीने की। पिताजी पहली बार यहाँ आए और आपने उनका इतना अपमान किया कि वे तो रात में ही यहाँ से घर वापस जाने वाले थे। बेचारे कितने दुखी थे। मैंने किसी तरह उनको रात में मनाया। मुकुल की बात सुनकर सौरभ बोला, क्या मैंने उन्हें ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया था? मुझे तो होश नहीं था, इसलिए सारी बात याद भी नहीं है। मुकुल बोला, आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बुरा बर्ताव किया। मैं तो आपकी आदतों से वाकिफ हूँ, लेकिन पिताजी को तो यह सब मालूम नहीं। सौरभ ने पूछा, क्या अभी पिताजी सोए हैं? मुकुल बोला, अब तक सोए तो कहाँ होंगे, कह रहे थे सुबह 6 बजे की बस में वापस चला जाऊंगा। इतनी देर में रामलाल ने स्नान एवं पूजा पाठ कर ली। मुकुल चाय लेकर उनके पास पहुंचा। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि सौरभ भी सर झुकाए दबे पांव उस कमरे में पहुंच गया। पिताजी के पैर छूकर जैसे ही उसने प्रणाम करना चाहा, बूढ़े ने उसे डांटते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। सौरभ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पिताजी के पैर पकड़ लिए। वह बोला, पिताजी, मुझसे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने नशे में आपको जो बुरा भला कहा उसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। रामलाल बोला, ठेकेदार सौरभ साहब, तू ये समझ कल ही तेरा बाप रामलाल तेरे लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। रामलाल गरीब जरूर है, लेकिन उसकी इज्जत तुझ जैसे शराबी कबाबी से अभी भी कहीं अधिक है। दूर चले जा मेरी नज़रों से। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कल रात से ही यह मान लिया कि अब मेरे 2 ही बेटे हैं। ऐसे नालायक बेटे का होना ना होना समान है। पिता की बातों में सत्यता थी। सौरभ अब होश में था, इसलिए उसे पिता की कही गई कठोर बातों में भी अपनापन नजर आ रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, एक आखिरी मौका और दे दीजिए मुझ नालायक को सुधरने का। फिर कभी ऐसी गलती करूं
तो आपकी जूती और मेरा सर होगा। मुकुल इस बात का गवाह है। रामलाल बोला, बेटा बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। अब देख, आज से तू जहाँ जहाँ जाएगा यह बूढ़ा अनपढ़ गंवार मजदूर तेरे साथ साथ आकर हर किसी को बताएगा कि मैं ही इस नालायक सौरभ ठेकेदार का पिता हूँ। देखता हूँ तेरी किन किन लोगों से संगत है और कौन कौन मुझे तेरा बाप मानने से इनकार करता है। सौरभ ने विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी बेटा इस कलयुग में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बूढ़े ने चाय पी और फिर मुकुल से पूछा, सच बता मुकुल, ये किसका कमरा है? मुकुल बोला, कमरा तो मैंने ही किराए पर लिया है। भाई साहब तो अधिकतर अपने काम से बाहर ही रहते हैं। कभी रात बेरात देर सवेर इधर मेरे हाल समाचार पूछने आ जाते हैं। रामलाल कहा, फिर तो ठीक है, अब मैं आज नहीं कल वापस घर जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ध्यान नहीं है। पर इस तरह मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। मुकुल ने पिताजी के इस निर्णय से बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा पिताजी की नाराजगी भी कम होती जाएगी। सौरभ फिर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुकुल ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। फिर नहा धोकर वह सामने मंदिर में माथा टेकने चला गया। अब तक सौरभ भी नहा धोकर तैयार हो गया था। मुकुल ने मंदिर से आने के बाद सभी के लिए नाश्ता परोसा, लेकिन सौरभ की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुकुल ने जानबूझकर सौरभ को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब नाश्ता तैयार है। पिताजी नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। सौरभ सर नीचे करके सामने लगे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। रामलाल ने सौरभ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन अवश्य किया। मुकुल ने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली थी, जबकि सौरभ नाश्ता करके अपने दफ्तर चला गया। थोड़ी देर बाद मुकुल पिताजी को बाजार घुमाने ले गया। वहां से उसने अपनी माँ, छोटी बहन और बड़े भाई देव के लिए कपड़े खरीदे। उसने हनुमान चौक की एक दुकान से गांव के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीद लिया। इसके बाद दोनों वापस कमरे पर आ गए। सौरभ आज दफ्तर से जल्दी कमरे पर पहुंच गया। अब तक सौरभ ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर ली थी। रामलाल ने देखा, एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव, यह देख कर वह दंग रह गया। जैसे ही वह बैठक की ओर गया, वहां उसने देखा वही दो युवक बैठे हुए हैं जो कल रात उसे लेबर समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। दोनों ने बूढ़े के पांव छुए तो रामलाल ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। उन दोनों ने सर झुकाकर रामलाल से एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम सौरभ ठेकेदार जी के दोस्त हैं। कल रात हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे दोस्त के पिता हैं तो हमारे भी पिता तुल्य हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बूढ़े ने उन दोनों को घुड़कते हुए कहा, यह बात तो तुम्हें कल ही सोचनी चाहिए थी। मान लो कि मैं सौरभ का पिता नहीं हूँ तो क्या किसी बड़े बुजुर्ग मजदूर का ऐसे ही अपमान करते हो तुम लोग? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को बूढ़े की बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर लालच सी महसूस हुई। वे बोले, अंकल जी, दरअसल यह हमारी शिक्षा प्रणाली का ही दोष है, जहाँ नैतिक मूल्यों की जगह धन का ही सम्मान करना सिखाया जाता है। दरअसल कल हमारे दोस्त सौरभ ठेकेदार को पूरे 10 करोड़ का ठेका मिला तो सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लें। शराब के नशे में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ कर दीजिए।
भविष्य में यह हमारे लिए एक सबक होगा। रामलाल ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 10 करोड़ क्या 10 अरब के ठेके भी मिलेंगे, लेकिन पैसे के घमंड में अपनों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते देखा है। बूढ़े से माफ़ी मांगकर जैसे ही दोनों ने जाने की अनुमति चाही, रामलाल बोला, खाना खाकर जाना बेटा, और हाँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। ये नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है अंकल जी, कहकर दोनों ने पैर छूकर बूढ़े को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। इसके बाद सौरभ ने दोपहर का भोजन परोस दिया। सौरभ जितना बूढ़े के नजदीक आ रहा था, बूढ़े के दिल में उसके प्रति क्रोध धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भोजन करते समय बूढ़े ने मुकुल से पूछा, ये खाना किसने तैयार किया है मुकुल? मुकुल बोला, क्यों, ठीक नहीं बना है क्या? सौरभ सिर नीचे किए हुए अब भी मौन था। उसे पता था कि उसकी दूसरी गलती से भी पर्दा उठने वाला है। भोजन का पहला कोर मुंह में डालते ही रामलाल बोला, भोजन बहुत अच्छा बना है। ऐसा भोजन कोई मर्द नहीं बना सकता है। यह तो किसी सुसंस्कारी गृहिणी के हाथ से बना भोजन लगता है। सौरभ की समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को कैसे पता चल गया कि यह भोजन किसी महिला ने बनाया है। कहीं भोजन ने पिताजी को कोई संकेत तो नहीं दे दिए? मुकुल ने पिताजी के तर्क पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था पिताजी? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं, रामलाल ने जवाब दिया। जब रामलाल ने भोजन कर लिया तो मुकुल ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आखिर सौरभ का अब तक का सबसे बड़ा राज पिताजी के आगे खोल ही दिया। उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए चटकारे लिए और पानी का गिलास गटकने के बाद इम्तिनान से कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह भोजन आपके सुपुत्र ने नहीं बनाया है। यह भोजन आपकी होने वाली बहू के हाथों से तैयार हुआ है। बूढ़े को मुकुल द्वारा कही गई बात मजाक प्रतीत हुई। वह बोला, हाँ, आजकल समाज में ऐसा भी चल रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। यह सुनकर मुकुल का भय कुछ कम हुआ। आखिर उसने पिताजी को सच बताना ही उचित समझा। वह बोला, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन आपके बड़े बेटे ने अपने लिए जीवन संगनी ढूंढ ली है। यह भोजन आपकी होने वाली बहू ने ही तैयार किया था। आपकी इजाज़त हो तो सामने पड़ोस वाला मकान उनके मामा लोगों का ही है। शाम को ही उनके घर जाकर आप भी एक बार होने वाली बहू को देख लें। 4-5 महीने से वे उनके साथ ही रहती हैं। MKG कॉलेज में कोई कोर्स करने गांव से आई है। ऋषिकेश के आसपास के किसी गांव की रहने वाली हैं। उनके भाइयों से आज सुबह आप मिल ही चुके हैं। रामलाल ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, जो अपने मन का मालिक है, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर है, रिश्ते भी ऐसे ही लोगों के घर में तो तय किया होगा। मुकुल बोला, आप भी तो भाई साहब के लिए किसी रिश्ते की बात करने के लिए कह रहे थे। शादी तो करनी ही है। इस रिश्ते की भी जांच परख कर लो। क्या पता आपको भी उनका घर परिवार पसंद आ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है। रामलाल ने मुकुल की बात सुनी तो उसे भी उसकी बात ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा भी तो नहीं। हमारे ना कहने से भी यदि इन्होंने शादी कर ही ली तो इसमें हमारी बेइज्जती तो होगी। जैसी हवा चल रही है उसमें अब पुराने रीति रिवाजों का टिकना बहुत कठिन है। फिर भी बूढ़े ने मुकुल से कहा, इससे पहले जन्म कुंडली मिलाई जाएगी,
फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। लड़की देहरादून में पढ़ लिख रही है तो घर परिवार तो ठीक ही होगा। ऐसे शराबी को देखकर भी यदि उसके भाई अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है। यह सुनकर सौरभ की अब तक अटकी हुई सांस दिल तक पहुंच गई। एक संभावित कलह को मुकुल ने जिस तरह आसानी से सुलझा दिया वह एक भाई ही अपने भाई के लिए कर सकता है। उस मुकुल को दूसरे कमरे में बुलाया। फिर शाम की तैयारी के लिए विचार विमर्श हुआ। मुकुल पिताजी को नाई की दुकान पर ले गया। नाई ने बूढ़े के बाल काटकर उनकी हजामत की। सौरभ पिताजी के लिए नई धोती कुर्ता टोपी एवं जूते खरीद कर ले आया। लड़की के घर वालों को संदेश भिजवा दिया गया कि शाम को सौरभ के पिताजी होने वाली बहू को देखने आ रहे हैं। लड़की के मामा लोगों ने लड़की के गांव में फ़ोन करके संदेश भिजवा दिया कि जमरिया के रामलाल जी अपने बड़े बेटे के लिए राधा की बातचीत करने आ रहे हैं। इस पर लड़की के पिताजी ने स्वीकृति देते हुए कहा कि उनके लड़के के लिए तो हम लोगों लड़की की कुंडली पहले से ही भेजी हुई है। जन्म कुंडली मिल भी चुकी है। बस रिश्ते के लिए लड़के की हाँ करने की देरी है। रामलाल का परिवार अच्छा है। वे बड़े नेक और सज्जन व्यक्ति हैं। हो सकता है उनको पता चला हो कि लड़की भी देहरादून में अपने मामा के घर से पढ़ाई कर रही है। अच्छा होगा लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे। मामा जी बोले, जीजा जी लड़का लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। नया जमाना है, अब वह पुराना समय थोड़ी ही है। चलो यह भी ठीक हुआ कि आप भी उनसे परिचित हैं, वरना कहते कि मुझसे पूछे बिना तय कर दिया। शाम को रामलाल, सौरभ एवं मुकुल अपने पड़ोस में रहने वाले हुकुमदेव उनियाल के घर पहुंच गए। हुकुमदेव ने बड़ा आलीशान मकान बनवा रखा था। घर पहुंचते ही पहाड़ी रीति रिवाज से रामलाल एवं दोनों लड़कों की खातिरदारी हुई। बातचीत से मालूम हुआ कि लड़की के पिताजी हर्षानंद अपोला के सुंदरयाल हैं। बूढ़ा यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि यह इष्ट देव का आशीर्वाद था। यह एक संयोग कि इसी लड़की के रिश्ते की बात तो सौरभ के लिए चल रही थी। रामलाल का परिवार एक हफ्ते से इसी रिश्ते को करवाने के लिए तो परेशान था। थोड़ी देर में राधा सभी मेहमानों के लिए चाय लेकर आई। उसकी शालीनता एवं चेहरे पर शर्म का भाव ही उसके संस्कारी होने का परिचय था। राधा ने रामलाल के पैर छुए और शर्माती हुई दूसरे कमरे में चली गई। रिश्ता तो पहले से ही तय हो चुका था। रामलाल ने मुकुल से कहा, वे दोनों लड़के कहाँ हैं जो सुबह मुझे मिलने आए थे? मुकुल बोला, वे दोनों अपनी बहन के होने वाले ससुर से शर्मा रहे हैं। फिर रात्रि का भोजन हुआ। हुकुमदेव का पूरा परिवार भी इस संयोगपूर्ण मिलन से बहुत प्रसन्न था। मंगनी की तिथि लड़की के पिता हर्षानंद से फ़ोन पर ही तय हो गई। उसके बाद रामलाल अपने दोनों लड़कों के साथ मुकुल के कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचकर बूढ़े ने सौरभ से पूछा, बेटा तूने चिट्ठी में जो बातें लिखी थी वह होश में लिखी थी? तेरे कारण एक सप्ताह से घर में तनाव का माहौल बना हुआ है। सब लोग परेशान हैं, जबकि यह एक खुशी की बात थी। एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखो कि किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। सौरभ मौन खड़ा था। उसने एक बार फिर पिताजी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद मुकुल एवं सौरभ ने पिताजी से 1-2 दिन देहरादून में रुकने का आग्रह किया। रामलाल बोला, नहीं, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। घर में तुम्हारी माँ और भाई बहन को चिंता लगी होगी। वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाली वसंत पंचमी के दिन इनकी मंगनी करवा दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना,
मंगनी और शादी भी गांव से ही होगी। दोनों ने पिता की कही बात का समर्थन किया। अगली सुबह दोनों भाई रामलाल को बस में बैठाने के लिए उनके बस स्टेशन गए। अपनी सीट पर बैठकर रामलाल ने सौरभ और मुकुल को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। आगे अपनी होशियारी से काम करना। इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी की बेटी का हाथ थामने से पहले एक इंसान को उसके भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। तभी कंडक्टर ने सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत दिया। दोनों भाइयों ने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बस से नीचे उतर गए। शाम को रामलाल अपने घर पहुंचा। उसने अपने पत्नी एवं बच्चों को सारा हाल समाचार सुनाया। घर के सभी सदस्य इस बात से प्रसन्न थे कि सौरभ ने पिता की बात का मान रख दिया। रामलाल शहर से फल मिठाई लेकर गया था। सारे गांव में फल और मिठाइयाँ बांटते हुए बहन बबीता खुशी से झूम रही थी। इधर सौरभ भी इस बात से प्रसन्न था कि उसकी खुशी के लिए पिता ने उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या रामलाल जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।